Good morning, sir. हेलो, यस सर। आवाज आ रही? हाँ सर। यस अच्छा, हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कवर फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो अब वैसे तो पूरा कवर फैक्टर मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि कवर फैक्टर का मेन यूज आपका होता है ये ये जो फैब्रिक के अंदर हम रीड पिक या सेट वगैरह निकालते हैं, तो पियर्स का किस तरीके से यूज होता है वो मैं आज बताऊंगा आपको, है ना। जैसे कवर फैक्टर में मैंने आपको बताया कि आपका K1 बराबर होता है N1 अपॉन √N1। ये कवर फैक्टर ऑफ द वार्प है ना। ये कहलाता है आपका कवर फैक्टर वार्प, है ना। दूसरा होता है आपका K2 बराबर होता है इसी तरीके से N2 अपॉन √N2, है ना। ये कहलाता है आपका कवर फैक्टर वेफ्ट, है ना। तो आपके जो आपका और N1 होता है आपका ईपीआई। तो आप काउंटिंग ग्लास से ईपीआई निकाल लेते हैं, काउंट आप निकाल लेते हैं, है ना। तो इससे आप K1 की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप पीपीआई निकाल लेते हैं, जिसको N2 कहते हैं, और काउंट आपको मालूम होता है N2, तो उससे आप K2 को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो K1 और K2 की वैल्यू अब आप देखेंगे कि पियर्स के द्वारा भी हम ये जब हमारा जैम फैब्रिक बनता है तो किस तरीके से हम इन वैल्यूज को निकालते हैं, है ना। और बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जिनका यूज होता है आपके ये आपका डिजाइनिंग के अंदर, और आपके ये बहुत सी एनालिसिस वगैरह, जैसे कल मैंने आपको बताया था कैसे कपड़े की थिकनेस निकालते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही आपका ये पियर्स की सातों इक्वेशंस मैंने आपको बता दी हैं, है ना। अब इनको आपको याद होना चाहिए, तभी आप इनको ड्राइव कर पाओगे। और इसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे आपका फर्स्ट इक्वेशन थी एस, ये आपका P2 बराबर होता है आपका L1
माइनस डी थीटा 1 कॉस थीटा 1 प्लस डी इंटू साइन थीटा 1, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द पियर्स। ठीक है, और इसी तरीके से P1 को आप लिख सकते हैं L2 माइनस डी थीटा 2 कॉस थीटा 2 प्लस डी इंटू साइन थीटा 2, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द पियर्स। ठीक है, थर्ड इक्वेशन होती है आपकी H1 क्रिम्प एम्पलीट्यूड, ये बराबर होता है आपका L1 माइनस डी थीटा 1 साइन थीटा 1 प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1, है ना। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ द पियर्स है। ये आपका फोर्थ इक्वेशन होती है आपकी L2 माइनस डी थीटा 2 साइन थीटा 2 प्लस डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फोर्थ इक्वेशन। और ये तो आप जानते हैं क्रिम्प एम्पलीट्यूड, ये आपका क्रिम्प परसेंटेज, दैट इज L1 माइनस P2 अपॉन P2, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है। और C2 बराबर होता है आपका L2 माइनस P1 अपॉन P1, ये आपकी सिक्स इक्वेशन है। और सेवेंथ इक्वेशन होती है आपकी सम ऑफ द क्रिम्प एम्पलीट्यूड H1 प्लस H2 बराबर होता है आपका D1 प्लस D2, सॉरी ये स्मॉल d1 होता है आपका डायमीटर ऑफ द वार्प एंड डायमीटर ऑफ द वेफ्ट, दैट इज D1 प्लस D2 बराबर होता है कैपिटल D। मैंने इन सब का डेरिवेशन पढ़ा दिया आपको, और ये सब इक्वेशन आपको क्रैम होनी चाहिए, तभी आप इनके ऊपर प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व कर पाओगे। अगर और तो ये इक्वेशन यू मस्ट बी क्रैम, जैसे मैंने कल आपको बताया था। और अप्रोक्सीमेशन भी मैंने बताया कि किस तरीके से हम H1 को निकाल सकते हैं, और आपका एंगल को निकाल सकते हैं, वीव एंगल को निकाल सकते हैं, क्रिम्प एम्पलीट्यूड को निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ फैब्रिक्स आपके होते हैं जिनके अंदर ये आसानी से ये फैक्टर्स आपके निकल आते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं, व्हेन वार्प इज स्ट्रेट, तो अब आप देखें कि जब पैरामीटर्स को आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हैं कि वार्प आप स्ट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, या मैं आपको दिखाऊं कि ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हेलो? यस सर। हाँ, तो ये तो मैंने नॉर्मल कंडीशन में आपको बता दिया। जब ये आपकी इक्वेशन है तो सातों इक्वेशन आपने देख ली। अब कभी कभी टेक्निकल टेक्सटाइल या हम फैब्रिक ऐसे बनाते हैं जिसके अंदर हम वेफ्ट की जगह आपका वायर यूज करते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये 11 पैरामीटर इजिली आपके वर्कआउट हो जाते हैं। जैसे आप देखें तो ये इक्वेशन आप देखिए, तो इसके अंदर क्या है आपका कि ये आप देखें तो इस कंडीशन के अंदर क्या है आपका कि आपका वेफ्ट, आपका ये जो आपका
वार्प है, ये स्टेट है। ये देखिए, ये आपका वार्प इज स्टेट, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपको 11 पैरामीटर जैसे मैंने बताया वो निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये देखें तो ये क्या हो जाएगा कि अगर वार्प स्टेट है, एकदम स्टेट है, जैसे आपकी पेंसिल होती है उस तरीके से है, इसके अंदर वेवीनेस नहीं है, स्टेट है। तो आपका देखें तो क्रिम्प आपकी 0 हो जाएगी, C1 बराबर 0, H1 बराबर 0 और H2 बराबर D, कैपिटल D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो H2 होगा आपका, मतलब यहां से लेकर के ये आपका H2 जो हो जाएगा, ये सीधे सीधे इसके अंदर आपका ये बराबर हो जाएगा, H1 बराबर तो 0 हो जाएगा, है ना। और H2 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपकी वेब सेंटर की दूरी है, तो ये हो जाएगा आपका D2/2, और ये हो जाएगा आपका D2/2, है ना। तो ये आपका जो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी H2 बराबर, तो ये हो जाएगी आपकी D1 प्लस D2, है ना। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी D1 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी D2 के बराबर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी D2/2 और D2/2। तो इनको अगर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2। और पियर्स ने क्या माना है कि सम ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू कैपिटल D। इसको मैं दूसरे फार्मूले से भी निकाल दूंगा, है ना, कि जो कैपिटल D होता है ये सम ऑफ द डायमीटर्स होता है आपका, ठीक है ना। तो ये आप निकाल सकते हैं सीधे यहाँ पर, है ना। तो आप देखें तो, और ये P2 बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका P2 है, तो P2 बराबर हो जाएगा आपका L1 के, तो L1 बराबर हो जाएगा आपका ये आपका L1 है, और ये आपका P2 है, तो P2 बराबर हो जाएगा L1 बराबर हो जाएगा आपका P2, और आपका θ1 बराबर हो जाएगा 0, और H2 बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल D। तो आप देखें तो ये जब आपका वार्प आपका स्टेट है तो आपका ये पैरामीटर अपने आप निकल आते हैं, और कुछ पैरामीटर्स को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इजिली पियर्स इक्वेशन से वर्कआउट हो जाते हैं अगर कपड़े के अंदर आपका वार्प आपका स्टेट है। तो आपका कुछ पैरामीटर्स आपको निकालने पड़ेंगे, वो मैं अभी वर्कआउट करके बताऊंगा कि H2/D बराबर हो जाएगा θ2 प्लस cos θ2, P1/D बराबर ये मैं समरी आपको बता रहा हूं, और ये ऐसे ही आपका तो आप देखें तो ये H2 बराबर हो जाएगा आपका, ये तो नॉर्मल, ये आपका अगर आपका वेफ्ट स्टेट है तो इसके अंदर भी आपका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, C2 बराबर 0, θ2 बराबर 0, H2 बराबर 0, और H1 बराबर कैपिटल D हो जाएगा, जैसे वहां H2 बराबर कैपिटल D था तो H1 बराबर, और L2 बराबर हो जाएगा आपका, अगर आपका वेफ्ट स्टेट है तो ये कंडीशन हो जाएगी आपका ये B वाली, है ना,
ये तो जनरल केस हो गया जो अभी आपने ड्राइव कर रखा है। और अगर आपका वेफ्ट स्टेट है तो आपका ये तो जनरल इक्वेशन जो मैंने अभी आपको लिख के बताई, बी बराबर, और अगर सी वेफ्ट आपका स्टेट है तो C2 बराबर 0, ये बराबर 0, और ये आपके ये डेरिवेशन से जाएंगे, ये भी मैं करके बताऊंगा। तो इसलिए आप 11 पैरामीटर को वर्कआउट कर सकते हैं अगर वार्प स्टेट है, वेफ्ट स्टेट है। फिर थर्ड होता आपका, जब आप ये जो विंड सीटर वगैरह आप पहनते हैं, टेंट वगैरह जो आपका यूज होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारा जो स्टेट पोर्शन है ना, आप देखें तो इसके अंदर आपके दो पोर्शन होते हैं। एक होता आपका कर्वेचर पोर्शन, और ये वाला, और ये होता है स्टेट। तो हम स्टेट पोर्शन को हम खत्म कर देते हैं, इतना क्लोज हम ले आते हैं दोनों वेफ्ट को कि हमारा जो स्टेट पोर्शन यान का खत्म हो जाता है। कि तो जैसे आप देखें तो ये स्टेट पोर्शन हमारा जो है, तो ये खत्म हो जाता है। तब ये कपड़ा जो होता है ये जैम्ड कहलाता है आपका। मतलब आप देखें तो यहाँ पर आपका जो वार्प, ये वार्प है आपका, ये जैमिंग कंडीशन के अंदर आ गया। स्टेट पोर्शन जो हमारा था वो खत्म हो गया है और हमारा कर्वेचर पोर्शन रह गया है। तो वीव एंगल हमारा जो होता है लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। जो ये आप ये टेंट वगैरह देखते हैं जहाँ शादी वगैरह के अंदर, कि ऊपर पानी बरसता रहता है, नीचे आप पार्टी वगैरह चलती रहती है, ऐसे ही आप मोटरसाइकिल वगैरह पर चलते हैं विंटर के अंदर, तो आपकी जो विंड सीटर्स होते हैं ये भी आपके जैम्ड स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो मतलब इसके अंदर से एयर पास नहीं होती है, मतलब एयर परमिबिलिटी आपकी जीरो कर दी जाती है। तो इससे एयर पास नहीं होती है, तो इसका कारण ये हो जाता है कि जो बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो इस वजह से आपको गर्मी लगती है। ठीक है ना। तो ये जितने आपके वार्प एंड वेफ्ट दोनों को हम जैम कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द बोथ वार्प एंड वेफ्ट बोथ विल बी, तो ये सब कंडीशंस हैं जो हमारे ये आपके जो विंड सीटर्स वगैरह होते हैं, आपके टेंट वगैरह होते हैं, तो इन सब के अंदर आपका तो इन सब के अंदर हमारा क्या हो जाता है कि हम जैम कंडीशन को यूज करते हैं। तो ये कपड़े की ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको विंटर के लिए बनाना है, जिससे शर्टिंग कपड़ा होता है, तो एयर परमिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा होती है, तो हम इस कंडीशन को यूज करते हैं। ये वाली जो कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन को हम यूज करते हैं। अगर आपको जैम कपड़ा बनाना है तो हम क्या करते हैं कि ये वाली पोजीशन को हम यूज करते हैं। वार्प एंड वेफ्ट दोनों आपके जैम्ड हो जाते हैं। यहां पर आप देखें तो वी एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया है ना। और कपड़े के अंदर जो मैक्सिमम क्रिम्प होती है, अगर आप ये आपके गेट वगैरह या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भी प्लेन वीव के अंदर मैक्सिमम क्रिम्प, अगर वो आपका वेफ्ट स्टेट है ना, और वार्प जैम्ड है, तो मैक्सिमम क्रिम्प आपकी हो सकती है 57%। मतलब ये इसके डेरिवेशन वगैरह भी पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन और ये गेट वगैरह के अंदर। तो ये सब 6 कंडीशंस हैं, और यही जैम कंडीशन का यूज हम ये देखिए कपड़े के अंदर करते हैं। आप देखें तो जो कल मैंने आपको कॉर फैक्टर बताया था,
तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका प्लेन वीव का ये K1 और K2 जो कॉर फैक्टर है उसमें कर्व प्लॉट किया गया है जैम्ड कंडीशन के अंदर। इसका यूज हमारे डिजाइनिंग के अंदर किया जाता है। आप बीएसएल में जाएं, संगम में जाएं और बड़े बड़े डिजाइनिंग सेंटर जैसे आपका रेमंड्स वगैरह या यहाँ पर, तो ये जो चार्ट्स होते हैं हमारे, जैसे 2 हील्ड का, 4 हील्ड का, 6 हील्ड का, 8 हील्ड का, तो इनके अंदर हम क्या करते हैं कि कपड़े के रीड एंड पिक को पता करते हैं। तो इसके अंदर हम यहां पर आप देखें तो ये जो होता है आपका, ये कहलाता है आपका K1 कोर फैक्टर ऑफ द वार्प, और ये कहलाता है आपका K2 कोर फैक्टर ऑफ द वेव। ठीक है ना। तो अब आप देखें तो मैक्सिमम कवर मैंने कल आपको बताया था वो 28 हो सकता है, समझे कि नहीं। तो अगर आपको K1 की वैल्यू मालूम है, ये K1 की वैल्यू नोन है, तो आप अगर बीटा हमारा, अगर दोनों का काउंट, आप डायमीटर आपका वार्प एंड वेव का काउंट बराबर है तो बीटा बराबर होता है 1। बीटा क्या होता है आपका, बीटा इज द डायमीटर ऑफ द, बीटा इज द डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प। अगर बीटा की वैल्यू हमारी जो है ये 1 के बराबर हो जाती है, जैसे ये बीटा बराबर है आपका 1, ये जो आपका कर्व जा रहा है, तो यहां पर आप अगर अगर आपको K1 की वैल्यू मालूम है ना, तो आप K2 की वैल्यू डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको ले लिया आपने K1 बराबर 28.1 और बीटा बराबर है 1.01, मतलब 1.01, तो आप K1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो K1 की वैल्यू मालूम हो जाने पर अगर आप K2 की वैल्यू नोन है तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा कि कॉर फैक्टर के अंदर, और इसका यूज होता है आपका कपड़े की जो रीड एंड पिक है, रीड इनटू पिक, रीड इनटू पिक को निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं आपका। ठीक है ना। और डिजाइनिंग के अंदर तो इससे मैक्सिमम हम
हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो आपका पियर्स इक्वेशन का है, तो इसका यूज जो होता है रीड एंड पिक निकालने के अंदर किया जाता है। जैसे मैं अभी बता रहा था कि जितने भी आपके डिजाइनिंग सेक्शंस होते हैं, तो वहां पर ये आपका जो हम तो इसका मेन यूज होता है आपका ये K1 और K2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कपड़े की डायरेक्ट इन विजिबिलिटी लिमिट से। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि अगर बीटा बराबर 1 है, अगर किसी फैब्रिक के अंदर N1 बराबर है N2, तो हमारा जो बीटा की वैल्यू हो जाती है ये बराबर है आपका N2 के है। तो ये हो जाएगा D1 बराबर D2। एक मिनट, तो हमारा ये D1 बराबर होता है D2। तो ये बीटा बराबर हो जाता है डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प, ये वैल्यू होती है बीटा। तो अगर दोनों का काउंट आपका बराबर है वार्प एंड वेफ्ट का, तो बीटा बराबर आ जाएगा आपका 1। तो आप ये देखें तो ये जो कर्व है आपके, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट बीटा की वैल्यू है, ठीक है ना। तो इससे K1 और K2 के बीच में कर्व प्लॉट किया गया है। ऐसे आपका 4 हार्डनेस डेनम के अंदर 6 हील्स, 8 हील्स, 10 हील्स, ये अलग अलग कर्व आते हैं। और इनके द्वारा हम K1 और K2 की वैल्यू को वर्कआउट कर लेते हैं। और इसके द्वारा हम जो है ये रीड इनटू पिक को हम निकाल लेते हैं। और इसकी विशेषता ये हो जाती है कि अगर ये आपका कर्व है, मान लीजिए ये बीटा बराबर है आपका 1, तो यहाँ अगर कोई कपड़े की वैल्यू इस जगह पर आती है आपकी, तो कपड़ा आपका इजिली बन जाएगा, ठीक है ना। अगर बीटा की वैल्यू इस पोर्शन के अंदर आती है, तो कपड़ा आपका बनेगा ही नहीं। कारण इसका ये हो जाएगा कि लूम के ऊपर जो रीड पिक है वो बहुत ज्यादा है पर्टिकुलर काउंट के लिए। तो हम देख लेते हैं कि जो हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं, तो हमारी जो वैल्यू है K1 और K2 की वैल्यू, वो आपका या ये जो बीटा बराबर बीटा के ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पड़नी चाहिए, तब ये इजी टू वीव है आपका। अगर ये बीटा की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के अंदर पड़ेगी, ये आपका K1 और K2 की वैल्यू, तो हमारा कपड़ा नहीं बनेगा। तो कभी कभी आपको मैंने बताया था कि भी कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि अगर किसी कपड़े के अंदर जो क्वालिटी वेट है वो मैक्सिमम 300 ग्राम तक आ सकता है, और आप ये सोच रहे हैं कि 350 ग्राम में बना दूं कपड़े को, तो वो संभव नहीं है। वो आप कर्व से पता कर लेते हैं, कर्व के अंदर K1 और K2 की वैल्यू डाल करके आप ये देख लेंगे कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रही तब तो कपड़ा आपका बन जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड के अंदर आ रही है वो कर्व के, तो कपड़ा आपका लूम पर नहीं बनेगा। कारण इसका ये हो जाएगा कि कपड़े के अंदर उतना स्पेस ही नहीं रहेगा जितने रीड एंड पिक आप डालना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इसका यूज आपके डिजाइनिंग सेक्शन के अंदर किया जाता है। जैसे आप अभी ट्रेनिंग करेंगे या फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे, तो वहां पर ये कर्व आपको मिलेंगे। और इन कर्व का यूज जो होता है, वो नया कपड़ा कोई हम बनाते हैं तो, या हम वेट कपड़े का बढ़ाते हैं, तो इससे हम
चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो होती है वो राइट हैंड साइड में आ रही है या लेफ्ट हैंड साइड में। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है तो कपड़ा बनेगा। ये K1 और K2 की वैल्यू है ना। अगर K1 और K2 की वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड इधर की तरफ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो कपड़ा आपका नहीं बनेगा। कारण इसका ये हो जाएगा कि लूम के ऊपर बंपिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो फैब्रिक है वो वार्प एंड आपका ब्रेक हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीड पिक के अंदर मैक्स ये तो हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो फैब्रिक है ये तो आपका है, आपका ये 2 हील्ड का। ऐसे ही आप देखें, ये आप देख लीजिए, है ना। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं फैब्रिक, ये 4 हील्ड का है, डेनम वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर अगर ये जो है आपका K1 है और ये आपका K2 है, ठीक है ना। ये K1 है, आप ये आपका ये उल्टा दिख रहा है आपको, चलो मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो इसमें K1 और K2 की वैल्यूज हैं, है ना। तो ये अलग अलग कर्व हैं और इन सबको जो है हम जब नया कपड़ा डिजाइनिंग के अंदर इसका यूज करते हैं और इन चार्ट के द्वारा ये विजिबिलिटी कर्व होते हैं और विजिबिलिटी कर्व से ये जो K1 और K2 के बीच